हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का इतिहास। मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में चर्चा करने से पहले मैं एक बात कहूँगा कि एक कोटेशन है जो एबिंगहॉस द्वारा दी गई कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। अतीत लंबा होने का अर्थ ये है कि जब से मानव प्रजाति का जन्म हुआ है, मानव प्रजाति उद्भव में आई है, तब से ही मनोविज्ञान किसी न किसी रूप में अपना काम कर रहा है। तो अतीत क्या है, बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। इतिहास छोटा होने का कारण ये है कि 1879 के अंदर जब मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित हुई तो उससे लेकर अब तक का अगर हम बात करें तो 125-130 साल या 140 साल तक का ही इतिहास है। उससे पहले जो मनोविज्ञान था वो एक दर्शन शास्त्र का, फिलोसफी का एक महत्वपूर्ण अंग था। फिलोसफी से ही अलग होकर मनोविज्ञान अपने एक स्वतंत्र विषय के रूप में उभर कर सामने आया। जब से हम कोई भी सब्जेक्ट है, आप चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ो, चाहे आप पोल साइंस पढ़ो, उसके अंदर भी 2-3 जो दर्शन शास्त्र थे उनका नाम काफ़ी आता है, जिसके अंदर है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। तो उन लोगों ने भी अपने अपने तरीके से मनोविज्ञान के अंदर अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जो रोल है कि अगर बात करें तो मनोविज्ञान के अंदर प्लेटो, अरस्तु, हिप्पोक्रेट्स, सबसे पहले हिप्पोक्रेट्स ने पर्सनैलिटी के बारे में, एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी किस प्रकार की होती है उसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। और उन्होंने बताया कि मनोविज्ञान के अंदर 4 तरह के द्रव होते हैं जिनको उन्होंने ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल और फ्लैगम के नाम से नाम दिए। कि जिसके अंदर मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर ब्लड की अधिकता है तो उस व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होगी वो प्रसन्नचित्त रहने वाला व्यक्ति होगा। जिस व्यक्ति के अंदर येलो द्रव की ज़्यादा होगा वो व्यक्ति गुस्सैल, या जिसको हम कहें कि एक अग्रेसिव जो टेम्परामेंट है उस प्रकार का वो व्यक्ति होगा। तो उन हिप्पोक्रेट्स ने 460 BC के आसपास ये अपने जो विचार थे वो प्रस्तुत किए। उसी तरीके से सुकरात ने साइकी के ऊपर अध्ययन किया और जिसका अर्थ उन्होंने आत्मा से लिया था। हम ये जानते हैं, हमें पता भी है, हमारे देश के अंदर तो अभी भी इन विचारों का कहीं ना कहीं इन चीज़ों को माना जाता है कि आत्मा नाम की कोई चीज़ होती है, आत्मा इस तरीके से आत्मा का कोई स्वरूप है, भूत प्रेत, इन चीज़ों के ऊपर अध्ययन किया जाता था या जो लोग मानते थे तो उसी के अनुसार उनका जो मनोविज्ञान था उसी के ऊपर आधारित था। उसी तरीके से प्लेटो जो सुकरात के शिष्य थे उन्होंने भी थ्योरी ऑफ आइडियाज़ नाम का एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और वो ड्यूलिस्ट थे। ड्यूलिस्ट का मतलब द्वैतवादी थे। मन और शरीर को 2 अलग अलग रूपों में वो मानते थे। उसी तरीके से अरस्तु ने भी डी एनिमा, डी ऑर्टोरे, एथिक्स, पॉलिटिक्स नाम की कुछ किताबें प्रस्तुत की जिसके अंदर उन्होंने मनोविज्ञान के बारे में अपना विचार प्रस्तुत किया। फिर जैसे जैसे ये अपने उद्भव के अंदर आने लगा, जैसे जैसे ये इसके ऊपर काम करना शुरू हुआ दर्शन शास्त्र के अंदर, फिर ये 1800 ईस्वी के आसपास जो फिजियोलॉजिस्ट थे उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। मनोभौतिकी के ऊपर काम होना शुरू किया। मनोभौतिकी के ऊपर वेबर ने काम किया, G.T. फैक्नर ने काम किया। G.T. फैक्नर की तो काफ़ी फेमस बुक भी थी, एलिमेंट्स ऑफ साइकोफिजिक्स, जो 1860 में पब्लिश हुई थी। और उन्होंने मानसिक और भौतिक घटनाओं के मध्य जो क्वांटिटेटिव रिलेशन होता है, मात्रात्मक संबंध जो होता है, उसका अध्ययन करना शुरू किया। जैसे जैसे इन चीज़ों के ऊपर उसी दौरान जैसे ये परसेप्शंस के ऊपर, रिएक्शन टाइम के ऊपर काफ़ी एक्सपेरिमेंट हुए और वो उन लोगों के द्वारा किए गए थे जो उस वक्त मनोवैज्ञानिक नहीं थे, परंतु उनका जो योगदान जो बाद में किसी न किसी रूप में मनोविज्ञान में उभर कर सामने आने लगा। और उन्हीं से प्रेरित होकर बाद में अन्य मनोवैज्ञानिकों ने काम करना शुरू किया, अन्य वैज्ञानिकों ने इनके ऊपर काम करना शुरू किया। और
1879 के अंदर जर्मनी की लिप्जिंग यूनिवर्सिटी के अंदर मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित हुई। ये याद रखना कि 1870, उससे पहले 1872 के अंदर विलियम जेम्स ने भी एक प्रयोगशाला का निर्माण किया था, परंतु उसे एक साइंटिफिक रूप ना मिल सका, जिसे एक अनौपचारिक प्रयोगशाला के रूप में उसे जाना जाता है। परंतु एक औपचारिक जो लैब है 1879 के अंदर मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जर्मनी की लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में विलियम वुंड द्वारा स्थापित। तो जैसे ही मनोविज्ञान का उद्भव हुआ 1879 के अंदर, दर्शन शास्त्र से अलग एक स्वतंत्र विषय के रूप में आया, तो बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, तो बहुत तरह की विचारधाराएं आई और वहीं से स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का उद्भव हुआ। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का उद्भव होने का अर्थ ये नहीं था कि वहाँ किसी न किसी प्रकार के स्कूल्स थे या मनोविज्ञान से रिलेटेड किसी न किसी प्रकार के स्कूलों का निर्माण किया गया, परंतु मनोविज्ञान को बेहतर तरीके से समझने के लिए जिन लोगों की विचारधारा आपस में मिलती थी, जो इन लोगों के विचार आपस में मिलते थे, उन्हें एक अलग सिस्टम के अंदर, एक अलग स्कूल के अंदर उनको स्थापित किया जाना शुरू कर दिया गया। और सबसे जो पहला स्कूल था, जो सबसे पुराना स्कूल था, वो था एसोसिएशनिज्म, सहचर्यावाद। सहचर्यावाद का उद्भव ब्रिटेन में हुआ। मुख्य मनोवैज्ञानिक जो थे इसमें डेविड हार्टले, जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, अलेक्जेंडर बेन, हर्बर्ट स्पेंसर, ये जो स्कूल था वो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित होने से पहले के जो लोग थे जिनकी विचारधारा आपस में मिलती थी, जैसे जो जिन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए, जैसे डेविड हार्टले था तो 1749 में ऑब्जर्वेशन ऑफ मैन नाम की किताब लिखी। उनके अनुसार संवेदना तथा विचार दोनों ही कंपन पर आधारित हैं। उन्होंने कुछ लॉज का भी निर्माण किया, जो एसोसिएशनिज्म के लॉज कहा जाता है, जिनको नियम कहा जाता है। उन्होंने दो नियम दिए, साइमल्टेनियस समकालिक और सक्सेसिव अनुक्रमिक। साइमल्टेनियस, इसके कारण चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है उनके अनुसार, हार्टले के अनुसार, और सक्सेसिव जो लॉ है इसके कारण सरल विचार मिलकर एक जटिल विचार का निर्माण करते हैं, जो 1749 में ऑब्जर्वेशन ऑफ मैन नाम की किताब में डेविड हार्टले ने अपने जो विचार प्रस्तुत किए। साथ ही उन्होंने लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी, समीपता का नियम, जो बाद में परसेप्शन के अंदर काफी इसका यूज भी किया था, गेस्टाल्टवादियों के द्वारा भी इसका काफी इस नियम का यूज किया गया था। उनके अनुसार जब दो संवेदनाएं एक साथ या बारी बारी से मस्तिष्क में पहुंचती हैं तो उससे एक इस तरह का कंपन पैदा होता है कि समीपता के आधार पर वे एक दूसरे के साथ संबंधित हो जाते हैं। जिन लॉज को हम फिगर एंड बैकग्राउंड के अंदर, परसेप्शन के अंदर पढ़ते हैं, इन नियमों के बारे में डेविड हार्टले ने 1749 के अंदर ही बता दिया था। उसी तरीके से जेम्स मिल ने एसोसिएशन के अंदर काम किया। 1829 में एन एनालिसिस ऑफ फिनोमिनाज ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1817 में उन्होंने, मतलब जो किताबें उन्होंने प्रकाशित की, और उन्होंने भी जो कुछ नियम्स या कुछ अपने तथ्य बताए, जिसके अंदर उन्होंने परमानेंस के बारे में, स्थायित्व के बारे में बताया, जो बाद में ऑब्जेक्ट परमानेंस के नाम से भी काफी प्रसिद्ध हुआ। सर्टेनिटी के बारे में बताया, फैसिलिटी के बारे में बताया। और उसी तरीके से जोहन स्टुअर्ट मिल ने 1843 में एक प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम लॉजिक था का प्रकाशन हुआ। 1860 में जीटी फैक्नर ने एलिमेंट्स ऑफ साइकोफिजिक्स नाम की पुस्तक प्रकाशित की। तो इस तरीके से उन्होंने एसोसिएशन के आधार पर, जो सहचर्यावाद स्कूल था, उन्होंने एसोसिएशन के आधार पर एक व्यक्ति को समझने का, एक व्यक्ति की थिंकिंग को समझने का, एक व्यक्ति के व्यवहार को समझने की कोशिश की। फिर दूसरा स्कूल आ जाता है स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद। इस स्कूल के मुख्य संस्थापक जो थे, स्कूल का जो निर्माण ईबी टिचनर द्वारा 1892 में अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में किया। संरचनावाद के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु थी चेतन अनुभूति, जो बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनकी डेफिनेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। इनकी डेफिनेशन का भी उद्भव इसी रूप में ही हुआ था कि
संरचनावाद के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या थी कि मनोविज्ञान किस चीज का अध्ययन कर रहा है? चेतन अनुभूतियों का, कॉन्शियसनेस, जिसके बारे में हम जागरूक हैं, जिनके बारे में हम बता सकते हैं, सिर्फ उसी का अध्ययन कर पाता है। और टिंचनर जो थे वो विलियम वुंट के स्टूडेंट थे, उनके शिष्य थे। उन्होंने चेतना के 3 तत्व बताए। जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो 3 तत्वों के बारे में बताता है। वो 3 तत्व थे सेंसेशन, संवेदना, फीलिंग, जो हमारे मतलब फीलिंग्स होती हैं, और इमेजेस जो प्रतिमाएं होती हैं। और संरचनावाद वालों ने इंट्रोस्पेक्शन मेथड को महत्वपूर्ण बताया। जो मेथड्स हैं मनोविज्ञान का, जो सबसे पुराना मेथड है वो इंट्रोस्पेक्शन मेथड ही है। और इजी बोरिंग ने भी जो संरचनावाद के अंदर, इस स्कूल के अंदर अपना योगदान दिया। जो तीसरा स्कूल आ जाता है वो है प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म। और प्रकार्यवाद की स्थापना शिकागो यूनिवर्सिटी में 1890 में विलियम जेम्स द्वारा की गई। इसमें अन्य मनोवैज्ञानिक जोहन डेवी, जे.आर. एंजल, हार्वे कार एंड ई.एल. थॉर्नडाइक ने इस स्कूल को काफी आगे बेहतर पहुंचाने का प्रयास किया। जेम्स को प्रकार्यवाद का एक अनौपचारिक संस्थापक माना जाता है, परंतु जब अनौपचारिक का मतलब उन्होंने अपना ये एक स्कूल का एक निर्माण कर दिया या अपना एक विचार दिया, परंतु जो फॉर्मल जो इसके संस्थापक हैं वो हैं जॉन डेवी, एंजल एंड कार ने मनोविज्ञान को मान्यता प्रदान की। इसके अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना के तत्वों का अध्ययन करना नहीं है। जैसे संरचनावाद वाले बता रहे थे कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना के 3 तत्व, कॉन्शियसनेस के उन्होंने 3 तत्व जो बताए थे, सेंसेशन, फीलिंग एंड इमेजेस, उन तत्वों का अध्ययन करना नहीं है, बल्कि चेतना की उपयोगिता का अध्ययन करना है। उपयोगिता मतलब जो ये 3 तत्व हैं, सेंसेशन है, परंतु अगर हम उसका, उनके अनुसार कि अगर हम उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं तो वो सेंसेशन हमारे किसी काम की नहीं है। हमारे अंदर फीलिंग्स नहीं है तो भी हम किसी व्यक्ति के बिहेवियर को नहीं समझ पाते इनको अनुसार। तो उनका मानना था कि चेतना की उपयोगिता, कि कितना हम उस कॉन्शियसनेस को उपयोग कर पा रहे हैं, उसका अध्ययन करना था। उनके अनुसार साइकोलॉजी शुड स्टडी व्हाट माइंड एंड बिहेवियर डू, कि जो एक व्यक्ति का मन है, उसका व्यवहार है, वो क्या कर रहा है, उसका अध्ययन करना चाहिए। दे वर इंटरेस्टेड इन द फैक्ट दैट माइंड एंड बिहेवियर आर अडेप्टिव। व्यक्ति क्या करता है, क्यों वो वैसा करता है, इन सब का अध्ययन करना मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। और इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड और एक्सपेरिमेंटल मेथड दोनों को अपनाया। इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड को भी महत्वपूर्ण माना और एक्सपेरिमेंटल जो मेथड है उसको भी महत्वपूर्ण माना। फिर 4th जो स्कूल है वो आ जाता है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। इस स्कूल का निर्माण जर्मनी में 1912 में मैक्स वर्दाइमर द्वारा किया गया और उनके सहयोगी थे काफी फेमस, तीनों का नाम आता है गेस्टाल्ट थ्योरीज के बारे में या गेस्टाल्टवादियों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वर्दाइमर, कोफका एंड कोहलर। और गेस्टाल्ट मींस, गेस्टाल्ट का मतलब ही क्या है, फॉर्म या कॉन्फ़िगरेशन। इन्होंने अपरेंट मूवमेंट के परसेप्शन से संबंधित अनेक शोध लिखे। गेस्टाल्ट के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध मानसिक प्रक्रियाओं के संगठन से था। उन्होंने एज ए होल पर बल दिया। उनका मानना था कि अगर हम व्यक्ति के को समझना है तो उसे एज ए होल ही समझ सकते हैं, इसके अलावा हम उसको नहीं समझ सकते। गेस्टाल्टवादियों ने जो कॉन्सेप्ट दिया था एज ए होल, जो उन्होंने फिगर एंड बैकग्राउंड के ऊपर या उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए परसेप्शन के ऊपर, वो ये मानते थे कि जो मनोविज्ञान की विषय वस्तु है वो एज ए होल है, समग्र रूप में ही हम एक व्यक्ति का अध्ययन करते हैं। उसका एक बेस्ट एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो ये क्या है, एक पेन है। जब ये एक पूरे संगठित रूप में है तब इसका वजूद एक पेन के रूप में है। अगर मैं इसके पार्ट्स को अलग अलग कर दूं तो इसका वजूद एक पेन का नहीं रह जाता। फिर इसका अपना एक कैप का एक अपना अलग वजूद है, इस रिफल का अपना एक अलग वजूद है, इस स्प्रिंग का अपना एक अलग वजूद है और इस जो कैप का है इसका एक अपना अलग वजूद है। परंतु इसको एक पेन कहलाने के लिए इसे एक संगठित रूप में, एक एज ए होल के रूप में इसे जब हम रखेंगे तभी हम एक
इसको एक पेन का रूप या एक पेन का नाम दे सकेंगे। उसी तरीके से अगर हम एक व्यक्ति का अध्ययन करते हैं तो जब एक व्यक्ति समग्र रूप में है, उसकी आँखें हैं, उसके नाक कान सब कुछ संगठित रूप में है, तो वो एक व्यक्ति है। अगर उसके पार्ट्स में उसको अलग अलग कर दिया जाए तो वो एक व्यक्ति का रूप नहीं रह जाता। तो जो गेस्टाल्टवादी हैं उन्होंने एज ए होल समग्र जो है उसके ऊपर उन्होंने अध्ययन किया। फिर पांचवा स्कूल आ जाता है बिहेवियरिज्म, जिसको व्यवहारवाद का नाम दिया जाता है। व्यवहारवाद की स्थापना जे.बी. वाटसन द्वारा 1913 में की गई। इस स्कूल की स्थापना जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में की गई। इन्होंने मनोविज्ञान की विषय वस्तु व्यवहार का अध्ययन बताया। इन्होंने कहा कि अगर हम एक व्यक्ति को समझना है, एक व्यक्ति का अध्ययन करना है, मनोविज्ञान का अध्ययन करना है, तो एक व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना पड़ेगा। उन्होंने मनोविज्ञान की 4 विधियाँ, 4 मेथड्स बताए: ऑब्जर्वेशन मेथड, कंडीशनिंग, टेस्टिंग और वर्बल रिपोर्ट। इन्होंने बिहेवियरिज्म के अंदर जो अन्य मनोवैज्ञानिक थे उनके अंदर A.P. विस, लेशले, हंटर, गथरी, हल, स्किनर, पेवलोव, एल्बर्ट बेंडूरा, जिन्होंने व्यवहारवाद को ऊंचाइयों तक लाने का काम किया। जैसे स्किनर है तो उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया, पेवलोव है तो उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया, एल्बर्ट बेंडूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी का प्रतिपादन किया। तो इन मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने सिद्धांतों के आधार पर एक व्यक्ति के बिहेवियर को, एक व्यक्ति के व्यवहार को समझने की कोशिश की। फिर स्कूल आ जाता है साइको एनालिस्ट। इस स्कूल की स्थापना सिगमंड फ्रॉइड द्वारा की गई। इसे डायनामिक साइकोलॉजी भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अभिप्रेरणा तथा व्यक्तित्व के अन्य डायनामिक्स पर भी बल डाला था। इन्होंने जो मनोविज्ञान की विषय वस्तु थी वो अनकॉन्शियस बताया। काफ़ी फेमस मनोवैज्ञानिक रहे हैं फ्रॉइड, जिन्होंने साइको एनालिसिस या साइको एनालिटिकल थ्योरी जो है उनका प्रतिपादन किया। और इन्होंने जो काम है अब नॉर्मल बिहेवियर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है। इन्होंने साइकोसेक्सुअल जो स्टेजेस हैं पर्सनैलिटी की, उनके बारे में अपना काफ़ी योगदान दिया। उनके बारे में बताया कि किस तरीके से साइकोसेक्सुअल स्टेजेस जो होती हैं एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी को प्रभावित करती हैं। इन्होंने डिफेंस मैकेनिज़्म के बारे में बताया कि किस तरीके से हम अपने आप को एंग्जाइटी से बचाने के लिए, अपने आप को चिंता से बचाने के लिए डिफेंस मैकेनिज़म्स का यूज़ करते हैं। इन्होंने व्यक्ति का जो व्यवहार है या अगर कहीं मनोविज्ञान की विषय वस्तु है वो अनकॉन्शियस बताया। उनका मानना है कि एक व्यक्ति के अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जितनी बातें होती हैं वही एक व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करती हैं। फिर आ जाता है इंडिविजुअल साइकोलॉजी। इस विचारधारा की स्थापना अल्फ्रेड एडलर द्वारा की गई। इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं कि उनका मनोविज्ञान कॉमन सेंस साइकोलॉजी के समान था, जिसे समझना काफ़ी आसान है। उनका मनोविज्ञान काफ़ी आशावादी था। जिस तरीके से ये जो हैं अल्फ्रेड एडलर हैं, जो इंडिविजुअल साइकोलॉजी है, कार्ल जुंग हैं, ये वो व्यक्ति हैं जो पहले साइको एनालिसिस के साथ थे, फ्रॉइड से प्रभावित थे, परंतु फ्रॉइड के कुछ बातों से अलग होकर इन्होंने अपने इंडिविजुअल साइकोलॉजी जो इनकी थ्योरी है, इंडिविजुअल थ्योरी दी हुई है इन्होंने पर्सनैलिटी की एडलर ने, तो वो काफ़ी आशावादी थे। आशावादी के आधार पर ही उन्होंने मानव व्यवहार की व्याख्या, वास्तविक दृष्टिकोण क्या है, वास्तविकता क्या है, उससे उन्होंने रूबरू करवाने का काम किया। फिर आ जाता है एनालिटिकल साइकोलॉजी। इस विचारधारा की स्थापना कार्ल जुंग द्वारा की गई। जुंग की रुचि आध्यात्मिक तथा गुप्त विद्या में थी। इन्होंने सेल्फ एनालिसिस पर बल दिया। कार्ल जुंग, जिनकी एनालिटिकल साइकोलॉजी या एनालिटिकल थ्योरी भी है पर्सनैलिटी की, उन्होंने सेल्फ एनालिसिस पर अधिक जोर दिया। फिर आ जाते हैं नियो साइको एनालिटिक। नियो साइको एनालिटिक वो मनोवैज्ञानिक थे जो कभी न कभी फ्रॉइड के स्टूडेंट थे, फ्रॉइड के शिष्य थे, परंतु फ्रॉइड के विचारों से किसी न किसी तरीके से वो कुछ विचारों से सहमत नहीं थे, तो उनको इस स्कूल के अंतर्गत रखा जाता है, जिसके अंदर है कॉरन हॉर्ने, एरिक फ्रॉम, हेनरी स्टेक्स सुलिवान, एरिक एरिक्सन,
जिन्होंने पर्सनैलिटी की काफ़ी थ्योरीज़ दी हैं। एरिक एरिक्सन ने डेवलपमेंटल थ्योरी भी दी है, एक बच्चे के जन्म से लेकर किस तरीके से उसकी डेवलपमेंट होती है। तो उनके अनुसार मानव व्यवहारों पर सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है, जिनको पहले के चाहे वो बिहेवियरिस्टिक थे, चाहे वो साइको एनालिटिक थे, चाहे वो गेस्टाल्टवादी थे, जिनको उन लोगों ने जो सोशियो कल्चरल जो फैक्टर्स हैं उनको महत्वपूर्ण नहीं माना था, परंतु जो नियो साइको एनालिटिक हैं उनका मानना था कि एक व्यक्ति को अगर समझना है या एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी के ऊपर, एक व्यक्ति के व्यवहार के ऊपर उसके जो सामाजिक सांस्कृतिक कारक हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है। फिर आ जाता है फील्ड थ्योरी, जिसका निर्माण कर्ट लेमिन द्वारा किया गया था और उनका मानना था कि प्राणी का व्यवहार उन सभी कारकों द्वारा सीधे प्रभावित होता है जो उसके इर्द गिर्द के वातावरण में मौजूद होते हैं। इन्होंने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, पर्सनल फैक्टर्स, सोशल कल्चरल फैक्टर्स, इन सभी को महत्वपूर्ण माना और इसके अंदर जो फील्ड थ्योरी के अंदर जो या फील्ड साइकोलॉजी है उनके अंदर कर्ट लेमिन की थ्योरी काफ़ी फेमस है, टोलमैन है, ब्रंसविक है, इन लोगों ने अपना योगदान दिया। फिर कुछ नए और उसके बाद हार्मोनिक साइकोलॉजी, जिसके अंदर विलियम मैकडूगल ने हार्मोनिक साइकोलॉजी का प्रतिपादन किया। उन्हें हार्मिक पद को ग्रीक शब्द हॉर्मे से लिया, जिसका अर्थ होता है प्रेरणा। उनका मत था कि ऐसी प्रेरणा, ऐसी मोटिवेशन व्यक्ति को कुछ करने के लिए बिना उसे जानकारी हुए ही प्रेरित करती है। फिर आ जाता है डायनामिक साइकोलॉजी, जिसके अंदर वुडवर्थ का नाम आता है। आर.एस. वुडवर्थ द्वारा डायनामिक साइकोलॉजी का प्रतिपादन किया गया। उन्होंने मनोविज्ञान को प्रेरणा तथा ड्राइव पर आधारित बताया। और लास्ट स्कूल आ जाता है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, जिसका प्रतिपादन अब्राहम मास्लो के नेतृत्व में 1962 में किया गया। मानवतावाद मनुष्य के सृजनात्मक एवं समस्त अंतःशक्ति के विकास पर बल डालता है। जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है वो उनकी क्रिएटिविटी पर, उनके स्वस्थ जो इंटरनल पोटेंशियलिटी है उनके विकास के ऊपर बल डालता है। ये था मनोविज्ञान का इतिहास। और आज भी मनोविज्ञान के ऊपर किसी न किसी रूप में आजकल पॉजिटिव साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट आया हुआ है, जिसके ऊपर काम हो रहे हैं। अलग अलग फील्ड्स हैं, अलग अलग जहाँ पे मनोविज्ञानी किसी न किसी रूप में काम कर रहे हैं, चाहे वो काउंसलिंग की फील्ड हो, चाहे वो क्लिनिकल की फील्ड हो, चाहे वो पॉजिटिव साइकोलॉजी हो, चाहे वो रिहेबिलिटेशन के ऊपर हो। तो अलग अलग तरीके से मनोविज्ञान का जो विकास है वो आज भी उसी गति से, उसी दर से बढ़ रहा है। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये जो इतिहास है मनोविज्ञान का वो आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ पाओगे।